प्रोफेसर प्रोफेसर मनोज पांडे जी को आमंत्रित करूं। इसके पूर्व हम लोग हर सप्ताह लोगों पिछले सप्ताह से इस सप्ताह के बीच में कोई ऐसा काम किया हो जो बाकी लोगों को प्रेरित कर सकता हो। आपने कोई मार्केटिंग का टूल इस्तेमाल किया हो, कोई मानवता का काम किया हो जो बाकी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। आपने अपने परिवार में कोई नई परंपरा शुरू की हो, आपने कोई गाड़ी खरीदी हो, मकान खरीदा हो, आपके घर में कोई नया मेंबर आया हो, वो सब बातें दुख की और सुख की आप रेज हैंड कीजिए। राजेश राठौर साहब आपको अलाउ करेंगे और आप अपनी बात कहिए। दीप मंगला बोलो। बोलो भैया दीप। सभी गुरुजी को नमस्कार। नमस्कार, बोलो भाई। सर मेरे 2 बच्चे कल स्कूल जाना चालू हुए हैं। 2 क्या शुरू हुए हैं? दोनों 2 बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ है कल मेरे। अच्छा, वेरी गुड। तो ये अच्छी चीज है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन हुआ है उनका। कल उनका पहला दिन था। और दूसरा पिछले हफ्ते के बहुत बढ़िया खबर है। एनुअल प्रीमियम किया है। ओके। और इस सेल के अंदर जो सबसे अच्छी चीज ये थी कि ये क्लाइंट जो है ना काफी टाइम से डिले चल रहा था। ओके। जो क्लोजिंग हुई और सिंगल नोट पे क्लोजिंग हुई, मैंने कहा डिले तो करते जा रहे हो, कुछ हो गया तो फिर आप सोच सकते कि कैसे क्या होगा। तो उनको जो समझाया तो वो उस नोट पे क्लोज हो गए कि डिले कर रहा हो मर गए तो क्या होगा। यानी कि मैं सब कुछ करने के बाद लास्ट में मुझे सांप निकालना पड़ा और उसका इम्पैक्ट यह है कि उन्होंने चेक दे दिया। चलिए, नाइस नाइस, बधाई। आगे नेक्स्ट को लो। सीएम अग्रवाल जी बोलिए, सीएम अग्रवाल बोलिए। सबको नमस्कार सर। सनी सर हमारा जैसे हम अक्षरधाम मंदिर से जुड़े हुए हैं तो एक हमारा इस समय एक अभियान चल रहा है कि शांति अभियान। सबके परिवार में, हर परिवार में एक शांति हो, हर परिवार जो है व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति एक व्यसन मुक्त हो। तो हम इस दिशा में लोगों से मिलते हैं और जो भी व्यक्ति व्यसन मुक्त होता है या जिसके परिवार में कोई ऐसा मतलब विचारों का वो होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं, हम अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेके उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मनोज आईफोन। हेलो, बोलिए मनोज जी। हाँ सभी को मेरा नमस्कार सर। मैंने सर अपने 5 किलोमीटर के एरिया में सर फ्लैक्स लगाए थे 2x2 के सर। तो 40-50 फ्लैक्स लगाए थे मैंने अपने 2x2 के हर जगह अपने एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में। तो वहां से ये आपके पोस्टर लगवाए मैंने कन्यादान पॉलिसी का। तो मैंने देखा आप एक बार आके मिलो एक बार मुझसे। तो मैंने उनको कन्यादान पॉलिसी का बताया पर कन्यादान पॉलिसी ना लेकर उन्होंने जीवन लाभ पॉलिसी ली और मुझे में 66,000 रुपए का पेमेंट मुझे मिल गया हफ्ते में। चलिए नेक्स्ट प्रबोध पंडित जी। हेलो, नमस्ते नमस्ते सभी एफडीआरटी भाई बहनों को नमस्ते। फ्रेंड्स, मुझे एक आनंद हो रहा है शेयरिंग में। एक आईटी का फैमिली था जहां कोई इंश्योरेंस नहीं था और इनकम ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज पर मंथ। तो मुझे सर्विस के थ्रू उन तक पहुंचने, उस फैमिली तक पहुंचने का मौका मिला और मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया, कॉम्बिनेशन में है, और 1,80,000 प्रीमियम का एग्री किया। तो वो तो इसमें क्या टेक अवे है कि बहुत सारे लोगों तक हम लोगों को पहुंचने की जरूरत है। और जब मैंने उनको इंश्योरेंस की बात बताया तो बोला कि सर मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो हम लोग कभी-कभी अंदर-अंदाज करते हैं कि लोग काफी है मतलब एजुकेट और उनको इंश्योरेंस की अवेयरनेस है, लेकिन इस तरह की बहुत फैमिली है जहाँ की अभी इंश्योरेंस का अवेयरनेस नहीं है। तो काफी मुझे खुशी हुआ कि एटलीस्ट एक परिवार को मैं इनको सिक्योर कर पाया। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
मित्रों, अब समय आ गया है कि हम आज के जो हमारे वक्ता हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। आप उनसे पहले से ही परिचित हैं क्योंकि वो एफपीआरटी परिवार में अनेक बार उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमको मिला है। आप प्रोफेसर मनोज पांडे जी हैं। आप ग्रेटर नोएडा में बिमटेक में प्रोफेसर हैं और लाइफ इंश्योरेंस के इंसाइक्लोपीडिया हैं। अनेक सारी जिम्मेवारियां LIC ऑफ इंडिया और दूसरे अलग अलग विभागों में आपके पास भारत में और भारत के बाहर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और उनके पढ़ाए हुए ना जाने कितने विद्यार्थी आज लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। मनोज पांडे जी जिस भी पत्थर उनके पास जाता है उसको वो मूर्ति बना देते हैं। ऐसे 2 बालक मेरे घर भी हैं। मेरे बेटे हैं राघव और केशव, जो उनके विद्यार्थी हैं। बहुत व्यस्त हैं क्योंकि इस समय कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई हैं और कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मैंने कल आपसे प्रार्थना की और व्यस्त होने के बाद भी आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त है। ये टेक्नोलॉजी जो इस समय सर चढ़ के बोल रही है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। हमारे बेडरूम के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस चुका है। हम उसके बिना जी नहीं सकते, हालत ये हो गई है। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज इस विषय पर बात करेंगे, इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर मनोज पांडे जी। मैं चाहता हूं कि एफपीआरटी की जो परंपरा है, हम इस प्रकार से अपने वक्ता का सम्मान करते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, अपने ट्रेनर को आदर देते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में आप लोग आ जाएं और चैट बॉक्स में आके प्रोफेसर मनोज पांडे को सम्मान पूर्वक बुलाइएगा। तालियां तो आप नहीं बजा सकते यहाँ पे, लेकिन आप 2 शब्द तो उनके सम्मान में लिख ही सकते हैं। सब लिखिए, उनको लगे कि चैट बॉक्स में पूरा एफपीआरटी परिवार उनके सम्मान में खड़ा है, ये उनको लगना चाहिए। आइए, बुलाता हूं प्रोफेसर मनोज पांडे जी को। वेलकम सर, आइए सर। धन्यवाद राजेश जी, आपके सानिध्य और आपके मतलब क्या कहें प्यार से मैं खुद भी एफपीआरटी का एक सदस्य जैसा ही महसूस करता हूँ। 3-4 बार तो मुझे बोलने का भी मौका मिला और जब भी मैं आपके इनविटेशन को देखता हूँ और अगर सब्जेक्ट मैटर मुझे इंटरेस्टेड लगता है तो मैंने कई बार एज ए श्रोता भी यहाँ अपना योगदान दिया है। तो मेरे लिए एक्सटेंडेड फैमिली ही है, तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। आपके अच्छे जिस तरह की वो शब्द आपने हमारे लिए यूज की, उसके लायक तो मैं उतना नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो जिंदगी में आदमी को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, मैं भी उसमें लगा हूँ। आप सबका सादर धन्यवाद। आज का सब्जेक्ट रियली इंटरेस्टेड है और पिछले कई सालों से हम लोगों ने अपनी जिंदगी में भी इस चीज को देखा है। मुझे याद है कोविड के पहले भी एफपीआरटी की मीटिंग्स हुआ करती थी। रोहिणी के किसी होटल में नाश्ते के मेज पे ये मीटिंग हुआ करती थी। 300-350 रुपया कुछ फीस हुआ करता था और मैंने कई बार सोचा कि मैं भी चलूं, लेकिन ग्रेटर नोएडा से रोहिणी आना कहीं ना कहीं एक आलस जैसा लगता था। और आज देखिए कि कोरोना माता की कृपा में मानूंगा कि पिछले 2 सालों से हम लोग हर संडे को, हर फ्राइडे को मिलते हैं और ये संख्या बढ़ती भी जा रही है और मैं भी इसमें शामिल हो पाता हूँ। यह एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि किस तरह से एक क्या कहा जाए, एक नाश्ते के मेज से बढ़कर के एफपीआरटी आज इस मुकाम पे पहुंचा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि ये हमारे जिंदगी के हर आयाम को आज के डेट में छू रहा है, हम इससे वंचित नहीं हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चीजें बदल गई हैं। आज अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का खाना हमारे घर पे जोमेटो और स्विगी के माध्यम से पहुंच जा रहा है। बिग बाजार जैसे आउटलेट जो आज से 15 साल पहले एक डेस्टिनेशन हुआ करते थे हमारे लाइफ में कि हम फैमिली के साथ वहां जाते थे, आज बंद हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट और
बाकी जो अमेजन है हमारे घर पे सामान पहुंचा दे रहा है। बैंकिंग के सारे कारोबार कम से कम पर्सनल बेसिस पे जो होता है पर्सनल बैंकिंग हम अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं। हकीकत है ये, इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और पहले किसी ब्रांच मैनेजर जो होता था बड़े करोल बाग जैसे जगह पे जहां बिजनेस लोग आते थे, कितने फुटफॉल हैं उस ब्रांच के, उससे उसकी हैसियत मापी जाती थी कि ब्रांच कितना अच्छा है, बैंक कितना बड़ा है। आज वो उल्टा हो गया है। जिस बैंक में लोग नहीं आ रहे हैं, यानी जो ब्रांच या जो बैंक टोटल डिजिटल टाइप हो गया है, वो आज के डेट में सबसे अच्छा ब्रांच माना जा रहा है, बैंक अच्छा माना जा रहा है। तो चीजें बदली हैं। हमारा इंश्योरेंस जो व्यवसाय है थोड़ा टेक्निकल है, प्रॉमिस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव है, और इसलिए इसमें अभी उस तरह के चीजें अभी दिख नहीं रही हैं। लेकिन आप बिलीव कीजिए, सतह के नीचे इतनी चीजें हो रही हैं कि वो विस्फोट कभी भी हो सकता है। मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों में हमारा अपना जो व्यवसाय इंश्योरेंस का है यह अपने आप में बहुत ही बदल जाएगा, और हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस मतलब क्या कहें फ्लो में अपने आप को बचा के रखने के लिए ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने लेवल पे भी इसकी तैयारी करें। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो 10-12 पेज का 10-12 स्लाइड्स का है, मैं उसको यूज करूंगा। उसमें 1-2 वीडियो है तो शायद मैं स्क्रीन से हट भी जाऊं, पूरा फुल फ्लेज मुझे दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार रहूंगा। तो मुझे परमिशन मिला हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? हेलो सर दिख रहा है। ओके ओके, तो मैं इसको बड़ा साइज में कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंपैक्टिंग इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब आप समझ गए, नई नई जो तकनीकें आ रही हैं वो कैसे हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं या करने जा रही हैं। दो चीजें आपने बहुत ही सुनी होगी आज के जमाने में। एक तो ये वर्ड है इंडस्ट्री 4.0। इसको 4.0 क्यों नहीं कहते हैं मुझे आज भी समझ में नहीं आया है। और दूसरा जो वर्ड बहुत ही यूज है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इसके पहले कि मैं टेक्नोलॉजी पे जाऊं, मैं चाहूंगा कि इस दो चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं ये आखिर चीजें हैं क्या। और चूंकि ये दोनों ही रिलेटेड हैं हमारे इस टॉपिक से, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, जिस तरह से सभ्यता का विकास होता है उसके अलग अलग पड़ाव होते हैं, उसी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी अभी तक 4 पड़ाव आए हैं। और ये जो इंडस्ट्री 4.0 हम बोलते हैं ये चौथा जनरेशन है। जैसे अभी है ना 2G 3G 4G 5G, इसी तरह से इंडस्ट्री का ये चौथा पड़ाव है। अगर हम इतिहास में जाए तो 1784 ईस्वी में स्टीम इंजन का, वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था। और यह एक ऐसी घटना थी हमारे इतिहास में जिसने पूरे ज्योग्राफी तो नहीं, पूरे इकोनॉमी को बदल करके रख दिया। इस साल के पहले भारत का विश्व के व्यापार में लगभग 25% का योगदान था। ढाका का मलमल, टेक्सटाइल, सब कुछ हर जगह भारत डोमिनेट करता था। जैसे ही ये स्टीम इंजन का इजाद हुआ और अंग्रेजों का शासन हमारे देश में आया, चीजें बदल गई। कॉटन हमारे यहाँ से इंग्लैंड जाने लगा और मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मिलें बन गई और ढाका का मलमल गायब हो गया। हमारे अपनी जो लूम थी, घरेलू में जो कपड़े बुने जाते थे, सब खत्म हो गए और वहां मील की फैक्ट्री से बने हुए कपड़े हमारे यहाँ आने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। अंग्रेज, ग्रेट ब्रिटेन या जो कहिए, वो सबसे बड़ा पावरफुल हो गया। ये पहला था जब जिसने मशीन को हमारे जिंदगी में लाया, बड़ी बड़ी मशीनें, वो पहला स्टेज था। लगभग 100 ईयर बाद चीजें बदली और वो तब बदलाव आया जब हमारी जिंदगी में बिजली का आविष्कार हुआ। इसके अंतर ये हुआ कि पहले फैक्ट्रियां वहीं लगती थी जहां कोल बेल्ट हुआ करता था। मैनचेस्टर इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि वहां कोल बेल्ट था। बिजली आने का फायदा ये हुआ कि बिजली कहीं भी बन सकती थी, ट्रांसमिशन लाइन से उसको दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाया जा सकता था। इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हुआ उसका विकेंद्रीकरण हुआ, हर जगह इंडस्ट्री लगने लगे क्योंकि बिजली वहां आ सकती थी ट्रांसमिशन लाइन से। लगभग 100 साल बाद फिर, वैसे तो कंप्यूटर का इजाद 50s में ही हो गया था, लेकिन 69, 70, 71 के जमाने में जब अभी हम स्कूल में ही बच्चे हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल के, तब ऑटोमेशन का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आया और तब से व्यवसायिक क्षेत्र में, मतलब कंपनियों में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में कंप्यूटर लगना शुरू हुआ।
हालांकि हमारे देश में, अपने देश में ये कंप्यूटर का जो हम लोग ने देखना शुरू किया, ये मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। और सबसे पहला जो बेनिफिट हम लोग को मिला था वो था रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में। तब भी हमें लगभग 2 घंटे लाइन में खड़े होने पड़ते थे अपना कंप्यूटराइज रिजर्वेशन कराने के लिए। खैर 90 के बाद तो काफी तेजी से बढ़ी। कंप्यूटर ने हमारे व्यवसाय को बदल दिया। और पिछला जो 10 साल मान के चलिए, 10 साल भी नहीं, 6-7 साल मान के चलिए, इसको अब इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। कंप्यूटर का ही जमाना है, लेकिन विथ हाई प्रोसेसिंग, हाई कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटेशन, और चीजें एक दूसरे से जुड़ने लगी है। तो जो साइबर है, स्पेस है, वो काफी बड़ा हो गया है। कंप्यूटर कंप्यूटर से बात करने लगा है, नेटवर्किंग बढ़ गई है, और इसने एक भूचाल सा हमारी जिंदगी में ला दिया है, जिसका हम नतीजा देख रहे हैं कि खाना हमारे घर पे पहुंच रहा है, सामान हमारे घर पे पहुंच रहा है। घर बैठे हम रेलवे, हवाई जहाज, होटल की बुकिंग कर पा रहे हैं। घर बैठे हम ट्रेवल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्लान, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये सब चीजें हैं उसी कंप्यूटर के जमाने का। देखिए 40 साल में चीजें बदल गई हैं, कितनी तेजी से बदली है। और ये इसलिए बदली है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में आ गए हैं। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ी समझने की बात है। ब्रॉडली ये 3 स्टेज का चीज होता है। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन, जब हम अपने फिजिकल डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। लगभग 10-11 साल पहले एलआईसी ने विप्रो के सहयोग से अपने सारे रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया। अगर आप ब्रांच में जाते रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, वो रिकॉर्ड रूम बंद हो गया। अब सारे पॉलिसी डॉकेट को डिविजनल ऑफिस है, जहां भी ये सेंट्रलाइज लोकेशन था वहां भेजा गया था। उस सारे रिकॉर्ड का क्या बोलते हैं, स्कैनिंग हुई थी और रिकॉर्ड रूम खत्म हो गया। आज के डेट में एलआईसी के किसी ब्रांच में रिकॉर्ड रूम नाम की जगह है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन, जब आप डाटा को कन्वर्ट करते हैं। जब उस डाटा को यूज करके आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते हो तो उसे बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। आपको याद होगा कि पहले अगर पॉलिसी का रिवाइवल कराना था तो हमें उसी ब्रांच में जाना पड़ता था जहां की हमारी सर्विसिंग थी, यानी जहां की हमारा डॉकेट अवेलेबल था। जब ये डिजिटाइजेशन हो गया तो जहां तक मेरी जानकारी है, आप आज के डेट में रिवाइवल किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। अगर मेरी पॉलिसी मेरी अहमदाबाद ब्रांच से इश्यूड है, आज मैं दिल्ली में जा करके भी अपना रिवाइवल करा सकता हूँ। कितना हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि भगवान की दया से मेरी कभी कोई पॉलिसी लैप्स की ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा हो सकता है। अहमदाबाद की पॉलिसी, छपरा मेरे होम टाउन की पॉलिसी का प्रीमियम हम 20 साल से दे रहे हैं। तो ये होता है डिजिटलाइजेशन। जब आप डाटा को यूज करके आप किसी अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर वाला लेयर है, जब इस दोनों चीजों को यूज करके आप अपने बिजनेस मॉडल को ही बदल देते हो। जैसे एलआईसी के संदर्भ में, आज एलआईसी चाहे, और मेरे ख्याल से हो भी रहा है, टेक टर्म प्लान वगैरह आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले आप एजेंसी के थ्रू बिजनेस करते थे, पेपर के थ्रू बिजनेस करते थे। आज कंप्यूटर के टर्मिनल के बेसिस पे आप बीमा कर रहे हो। शायद एजेंट की भी जरूरत नहीं है, आपने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। एंड दैट इज बीइंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। So digitization is conversion of data. Digitalization is using data and doing something good. And digital transformation is when you transform your business model depending upon, based upon this digital outcome. चलिए, ये क्यों, हाँ, इसके पहले कि हम जाएं, एक वीडियो आप जरूर देखें। थोड़ा सा हंसने वाला वीडियो आपने देखा भी होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में काफी घूम रहा था तब। No, sir, it's Google Pizza. No, sir, Google got Pizza Hut last month. Do you want your usual? My usual. सर वीडियो चल नहीं रहा। वीडियो चल नहीं रहा होगा। 1 मिनट सर, हमारे पास तो चल रहा है ये। आप वीडियो को शेयर करो, आपने खाली वो शेयर कर रखा है पीपीटी, आप शेयरिंग में जाके वीडियो शेयर करो। अच्छा, मैं फिर अपना मतलब होल स्क्रीन ही शेयर करूं? हाँ जी, मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, करता हूं। लेकिन पिछली बार तो बिल्कुल ये ठीक ठाक चला था।
You are screen sharing. Stop share. मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, पिछली बार ये काम किया था वैसे। आप लोग को वीडियो दिखा था क्या? वीडियो नहीं दिखा, हाँ? नहीं दिख रहा वीडियो। सर वीडियो का लिंक आ रहा है, केवल स्क्रीन के ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है। आप शेयरिंग में जाके एडवांस शेयरिंग में जाकर के वहां से वीडियो सिलेक्ट करो। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूं क्या? शेयर कर दीजिए। राघव, आप हेल्प करो मुझे फिर। राजेश करो हेल्प करो। सर पीपीटी आप मेल कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट। आपको मेल आईडी चैट में लिख रहा हूँ। आपके स्क्रीन शेयरिंग। मेल आईडी गलत हो गई है। rathod.lic rathod.lic@gmail.com पे। एक मिनट सर। अभी मैं जरा खोल लूं। हाँ बोलिए अपना। राठौर RATHORE RATHORE .lic आपका मेल आईडी है मेरे पास। पहले भी शायद हम लोगों ने कम्युनिकेट किया होगा। हाँ राठौर जी, मैंने भेज दिया आपको। आप इसको कर दें क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बल्कि 2-3 वीडियो है मेरे इस प्रेजेंटेशन में। आपको मिल गया राठौर जी? मिल गया सर, मिल गया। आप ही मेरा पीपीटी ऑपरेट कर दें, मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, करता हूँ। तो दिख रहा है? हाँ हमें दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। वीडियो आ रही है सर? No, sir. It's good, sir. मुझे नहीं दिख रही है। वीडियो नहीं आ रही राजेश। एनीवे आ गई है? अब आ गई। इसको थोड़ा सा लार्ज बड़ा करो। कर दीजिए। हाँ अब आ गई। ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो आ गया है। चलिए मैं सारे लिंक भेज दूंगा, मैं इसको आगे कहानी बढ़ाता हूँ, हो जाएगा तो ठीक, अदरवाइज टाइम जा रहा है। एक आखिरी प्रयास कर लो राजेश। कर रहा हूँ।
आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन शुरुआत से दिखा दीजिए प्लीज। शायद वॉल्यूम का इश्यू होगा, आवाज आ रही थी शुरू में। कभी जी छोड़ दीजिए, टाइम निकल जाएगा। छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, इसको ड्रॉप कीजिए। चलिए तो मैं ओके, तो अब मैं इसको छोटा ही कर लूं फिर तो। हाँ, तो इस वीडियो में कहानी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप में बहुत सर्कुलेट हो रहा था। उसमें कहानी ये थी कि एक बूढ़े आदमी एक फोन करते हैं पिज्जा हट में, तो बोलते हैं इज इट पिज्जा हट, तो बोलता है यस पिज्जा हट। बोलते हैं मुझे अपना पिज्जा मुझे चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पूछता है क्यों, आपने जो यूजुअल लेते हैं वही पिज्जा भेज दूं। नाउ ही इज वेरी शॉक्ड, अरे तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा यूजुअल पिज्जा चॉइस क्या है। वो बोलता है कि मैंने आपका रिकॉर्ड देख लिया है, पिछले 12 बार में से 8 बार आपने इस तरह का एक पिज्जा का आपने ऑर्डर दिया है। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मुझे यही पिज्जा दे दो। बोलता है नहीं सर, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ये पिज्जा ना खा करके एक दूसरा पिज्जा खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपको कैसे मालूम। बोला कि नहीं सर, मेरे पास आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल हैं और उससे ये मालूम चल रहा है कि पिछले महीने जब आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, इसलिए आप कम कोलेस्ट्रॉल वाला पिज्जा लें। आप बड़ा आश्चर्य भाई, आप तुम्हें कैसे मालूम। तो बोला कि मेरे पास सारे आपके मेडिकल रिकॉर्ड हैं। बोलते हैं ठीक है, मुझे दूसरा पिज्जा दे दो। इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब उस पिज्जा वाला जो पिज्जा हट जिसको कि गूगल ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि गूगल के पास उनकी सारी जन्म पत्री थी कि आपके कैश फ्लो कितना है, आपकी दवाई खाया है कि नहीं। हाँ, वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, मैं तो रेगुलर दवाई लेता हूँ। वो बोलता है नहीं आप रेगुलर दवाई नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके क्रेडिट कार्ड यूज में ये कहीं नहीं दिख रहा है कि आपने मेडिकल से दवाई खरीदी है। बोलते नहीं मैं तो कैश से खरीदता हूँ। बोलता नहीं आप कैश से नहीं खरीदते हैं क्योंकि आपने कभी अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया ही नहीं है। इस तरह की चीजें हैं। यानी गूगल के पास जिसने एक पिज्जा हट को एक्वायर कर रखा है, उस व्यक्ति की सारी जानकारी है जो वो डिक्टेट कर रहा है कि आपको इस तरह का पिज्जा ही खाना चाहिए। अब आप गूगल और ये पिज्जा हट को छोड़ करके आप उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए कि अगर गूगल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर दे, उसके पास सारी जानकारी है, हमारा हेल्थ कंडीशन कैसा है, हमारा बैंक का कैश फ्लो कैसा है, हम कहां कहां जाते हैं, हम किस तरह का लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, वगैरह वगैरह। जब आप प्रपोजल में कस्टमर से पूछते हो तो आप यही चीजें पूछते हो ना कि आपका इनकम क्या है, आपका हेल्थ स्टाइल क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, आपका जो पर्सनल जो लाइफ स्टाइल है, आप ट्रैकिंग पे जाते हो, आप रिस्की गेम खेलते हो, वगैरह वगैरह सारी चीज अवेलेबल है। तो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अगर गूगल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर दे, जो कि एनीवे वो करने जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ हमारा और आपका आधार कार्ड जैसा एक आइडेंटिटी नंबर चाहिए। उसके बाद वो खुद ही सारा प्रपोजल भर लेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपका ये प्रीमियम हो रहा है, ये आपका प्रपोजल है, दस्तखत कर दीजिए अगर आप समझ रहे हैं कि सब कुछ जानकारी सही है, और बीमा हो जाएगा। ये है फ्यूचर। मेरे ख्याल से मैं लिंक भेज दूंगा और आप लोग उस गूगल के उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं जो मेरी अपनी लाइफ से हुआ है और आप सबके साथ हुआ होगा। जितने भी लोग दिल्ली में ड्राइव करते हैं और अगर आपने ट्रैफिक चालान भरा है आज के डेट में जो कि डिजिटल वे में है, तो आपने इसको झेला होगा। झेला नहीं होगा, पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी आईसीआईसी लोम्बार्ड में मैनेजर है और 10 अक्टूबर को वो, जब ये कोरोना का थोड़ा काल खत्म हुआ, वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, तो वो बॉम्बे जा रही थी, तो मैं उसको छोड़ने एयरपोर्ट गया। छोड़ने के बाद जब मैं घर वापस आया तब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में एसएमएस में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक चालान आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि हमने एक सेक्टर में डीएनडी और लाजपत नगर के बीच में कहीं मैंने स्पीड लिमिट क्रॉस किया था और मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप 1000 रुपये का फाइन भर दो, या दूसरा ऑप्शन ये था कि आप चाहो तो इसको प्रोटेस्ट करो, मतलब आप कह सकते हो कि नहीं मैंने नहीं ऐसा किया, फिर जो कार्रवाई होगी होगी। मैंने प्रोटेस्ट वाला लिंक क्लिक किया, वो मुझे कहीं ले गया, वो कॉम्प्लिकेटेड था, मैं घबरा गया। मैंने कहा छोड़ो यार, 1000 रुपया देना ही आसान है।
मैं फिर दूसरे ऑप्शन पे आ गया, मैंने क्लिक किया। एज यूजुअल मेरे से पूछा गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। मैं पेटीएम यूज करता हूँ, यूपीआई ऑप्शन मैंने चूज किया, मैंने क्लिक किया और 1000 रुपए का जो पेनल्टी था वो विद इन 10, 15, 20 सेकेंड पेमेंट हो गया। बहुत आसान चीज है, आप में से बहुत लोगों ने ये पेमेंट दिया होगा, लेकिन जरा समझिए कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी कितना काम करती है और क्या क्या टेक्नोलॉजी काम करती है। मैं और मेरी व्हीकल एक मूविंग ऑब्जेक्ट रोड पे जा रहा है, रोड के किनारे एक स्टेशनरी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो एक डिवाइस है और मैं एक मूविंग आइटम हूं। उस कैमरे के पास देखिए कितनी शक्ति है। पहला शक्ति ये है स्कैनिंग शक्ति, वो मूविंग व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ लेता है, स्कैन, इसको ओसीआर भी कह सकते हैं। जूम वगैरह जो ड्रोन की बात हो रही है, सैटेलाइट इमेजिंग की, वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी उसके पास। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उसने पढ़ लिया, उसके बाद साथ में उसने मेरा स्पीड भी मेजर कर लिया कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूं, फेयर एनफ। थर्ड, जो उसके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर है, उसने ये देखा कि मेरी गाड़ी 60 के नीचे चल रही है कि 60 के ऊपर चल रही है। अगर मान लीजिए 60 वहां का बैरियर होता और मेरी गाड़ी 60 के ऊपर चल रही थी, तो उस कैमरे के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है कि जितनी भी गाड़ियां 60 के नीचे जा रही हैं उनको माफ कर दो और जो भी 60 के ऊपर जा रही हैं उनको फाइन कर दो। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन ने ये लर्न कर लिया है, वो कैमरे ने, कि किसको छोड़ना है और किसको फाइन लगाना है। मुझे किसी ने बताया कि मामला यहीं खत्म नहीं होता है, उस मशीन के पास ये भी अथॉरिटी है कि डिपेंडिंग अपॉन कि स्पीड ब्रेक कितना हुआ है, 10 किलोमीटर का डिविएशन है कि 20 किलोमीटर का, फाइन 1000, 2000, 3000 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, संभव था। यानी ये भी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको कि डिविएशन कितना हुआ है और किसको कितना फाइन लगाना है। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन खुद डिसीजन ले रहा है। मामला यही खत्म नहीं हुआ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ने के बाद उस मशीन ने, उस कैमरे ने, या जो भी कहिए आइटम ने, थिंग्स बोलते हैं उसको, उसने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के वाहन डाटाबेस से टच किया, उससे बातचीत किया। वहां से उसने मेरा सारा डिटेल निकाला कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक डिवाइस, स्टेशनरी कैमरा, एक डाटाबेस जो कि कंप्यूटर में है, कंप्यूटर मान के चलिए उसको, दोनों में वार्तालाप शुरू हो गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड है। वहां से उसने रिलेवेंट डाटा ले लिया कि ये जो पता ना क्या नंबर है मेरा, UP16ACB0472, ये गाड़ी मनोज पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिनका मोबाइल नंबर ये है। डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंप्यूटर को दे दिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू आइटम्स, टू थिंग्स। दिल्ली पुलिस ने एयरटेल की सहायता ली और मुझे एसएमएस थमा दिया। मैंने एसएमएस को क्लिक किया और पेटीएम के माध्यम से, पेटीएम यहाँ इंटरमीडियरी है, पेटीएम के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैंने आदेश दिया अपने सैलरी अकाउंट को, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, कि प्लीज आप 1000 रुपया दे दीजिए। मेरे बैंक ने पेटीएम के थ्रू वो 1000 रुपया ट्रांसफर किया, जो कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक्सिस बैंक अकाउंट में जमा हुआ। अब आप देखिए कितनी चीजों का इन्वॉल्वमेंट था। प्रोफेसर पांडे और उनकी गाड़ी, प्रोफेसर पांडे यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी, कैमरा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का वाहन डाटाबेस, एयरटेल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का डाटाबेस, पेटीएम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। 8 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी, 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आइटम्स इसमें इन्वॉल्व थे। और इस पूरे प्रोसेस में केवल एक आदमी इन्वॉल्व था, जो कि मैं था, क्योंकि वो पैसा देने का अथॉरिटी, मेरे 2-4 बार फिंगर जरूर अप डाउन हुए। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटेड, जो काम पहले आप जानते हैं किस तरह होता होगा, मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो गया। नाउ दिस इज, नाउ हियर यू कैन सी connection of internet connection, internet of things, machine learning, UPI,
बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। ये अपने आप में एग्जाम्पल है कि किस तरह का हमारा चीजें हमारी बदल रही। अब आप जरा इसमें सोचिए, क्योंकि आप लोग इंश्योरेंस के प्रोफेशनल हैं, अगर वाहन डाटाबेस में, क्योंकि वहां सब कुछ है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, किस आरटीओ से है, किसका गाड़ी है, चेसिस नंबर, सब कुछ अवेलेबल है। अगर उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी डाटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी गाड़ी पे इश्यू होगी, वो इंफॉर्मेशन वाहन डाटाबेस में चला जाएगा। कल से यही जो स्पीडो कैमरा है वो एक ट्रैफिक पुलिस का भी काम करने लगेगा, और वो हर गाड़ी की स्कैनिंग कर सकता है कि किस गाड़ी में इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस नहीं है, एसएमएस आपके पास आ जाएगी। ओ गॉड, ऑडियो कब से नहीं है? ऑडियो नहीं आ रहा है? जी सर, ऑडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है, आपका आ रहा है। अच्छा, रमेश चंद्रन जी का था, ओके। तो अगर इसमें ये डाटाबेस को भी इंटीग्रेट कर दिया जाए कि किस गाड़ी का इंश्योरेंस है, किस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस से मुझे सिर्फ इस बात का एसएमएस नहीं आएगा कि आपने ट्रैफिक रूल को वायलेट किया है, बट ये भी आएगा कि आपका इंश्योरेंस नहीं है और आपका 1000 स्पीड वायलेशन के लिए और 10,000 रुपया जो भी पेनल्टी है इंश्योरेंस के लिए भी कराया जाए, का भी फाइन दीजिए। और नेक्स्ट लेवल, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर सकती है, और वो ये भी लालच दे सकती है कि चलिए आपको हम फाइन नहीं करेंगे, लेकिन तत्काल आप विदिन 1 घंटा आप अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए। संभव है और आने वाले समय में ये होगा ही होगा। हाँ, पीयूसी का भी आप बोल रहे हैं कि हो रहा है, ये होने ही वाला है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ ये चीजें शुरू की हैं और ये हो रहा है। तो जमाना इस तरह से बदल रहा है और ये जरूरत है कि हम लोग इसके लिए तैयार हों। अब बात आती है, प्लीज जरा नेक्स्ट स्लाइड राठौर जी आप कर रहे हैं, नेक्स्ट। हाँ, और ये क्यों हो रहा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? इसके 4 प्लेटफॉर्म है, 4 अवयव कह लीजिए। इसको स्मैक बोला जा रहा है आज के टर्म में, क्योंकि एब्रिविएशन हम लोग बहुत आजकल यूज कर रहे हैं। स्मैक, एस स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया। इतना डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो तुरंत इंस्टाग्राम पे हम अपना फोटो अपलोड कर देते हैं कि हम यहाँ गए थे, ये टैक्सी यूज किए थे, इस होटल में खाना खाए थे, इस बार में डांस किए थे, ये हमने किया था। हमने अपने बारे में सब जानकारी दे दी सोशल मीडिया। अब जाने अनजाने जो भी हो, हमारी इंश्योरेंस कंपनी को ये डाटा मिल गया कि पांडे सर बार में जाते हैं, मतलब अल्कोहल तो लेते ही होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्कीइंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हेल्दी आदमी है, मतलब हेल्थ इनका अच्छा होगा, कहाँ कहाँ घूमते हैं, इनका पर मंथ का ट्रेवल कितना है। गूगल आपको ट्रैक करके दे देगा कि पिछले महीने में आपने कितना कार से ट्रेवल किया है, कितना आपने पैदल ट्रेवल किया और कहाँ कहाँ आप गए हैं। सोशल मीडिया डाटा का बिग सोर्स जनरेट हो रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी, आज के डेट में हम हर व्यक्ति जिसके पास भी स्मार्ट मोबाइल है और जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है थ्रू रिलायंस और जियो, एवरीवन इज कनेक्टेड। डाटा का हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। आपने वीडियो तो नहीं देख पाया, उस वीडियो में यही था कि डाटा एनालिसिस करके वो पिज्जा वाला बोल रहा है कि भाई साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, भाई साहब आपने पिछले 2 महीनों में अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं खरीदी है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने अपने बैंक के अकाउंट से कैश विड्रॉ ही नहीं किया है, तो आप कैश देकर के दवा कैसे खरीद सकते हैं। सारा डाटा तो बहुत है, जंक है। उसमें से मीनिंगफुल डाटा क्या है, उसको निकालने के लिए एनालिटिक्स आ गया है। और पहले हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप का एक लिमिटेशन होता था मेमोरी, कंप्यूटेशन पावर का। क्लाउड कंप्यूटिंग से वो भी खत्म हो गया है कि एक अलग कंपनी ही है जो आपके सर्वर को होल्ड कर सकती है। अब तो मोबाइल फोन 122 GB मेमोरी के साथ आ रहे हैं। तो ये सब जो 4 चीजें हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल कनेक्टिविटी, एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये 4 चीज मिला करके इन तरह के इन सब चीजों को पॉसिबल बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, क्या क्या चीजें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसका कहां कहां हमारे इंश्योरेंस में यूज हो रहा है।
आपने देखा होगा आजकल चैट बॉट, आप कहीं भी किसी, आप LIC के भी सर्वर जाएंगे, मेरे ख्याल से वहां चैट बॉट होगा। आप बेसिक क्वेरी वहां कर सकते हैं। समय के साथ वो बेसिक क्वेरी एक अच्छे खासे क्वालिटेटिव क्वेरी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो समय के साथ इंप्रूव करता जाता है। आज के डेट में कंप्यूटर उसी का एडवांस है, रोबो एडवाइजर। आदमी की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कितनी की लेनी चाहिए। अगर आप डाटा फीड कर दें तो आपको एक आदमी रोबो एडवाइजर, मतलब रोबोट जो एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है, वो आपको दे सकता है। व्हाट्सएप का यूज हम लोग देख रहे हैं कितना कर रहे हैं। इन सब चीजों का बहुत ही यूज हो रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, लीड जनरेशन, कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं, कस्टमर से संवाद करने में इन सब चीजों का यूज हो रहा है। ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग होता है, जो मैंने स्कैनिंग वाली बात की थी, इमेजिंग, डाटा कैमरा, ये सब चीजें हो रही है। डाटा कैप्चर, प्रपोजल फॉर्म का स्कैन करके आप भेज दीजिए, आपका प्रपोजल फॉर्म कंप्यूटर में सब डाटा रिकॉर्ड हो जाएगी। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, मैंने LIC का आपका एग्जांपल दिया कि कैसे रिकॉर्ड रूम खत्म हो गया और सारा डाटा कंप्यूटर में आ गया। क्रॉप इंश्योरेंस में दिक्कतें हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सारा निगेटिव फीचर आते रहते हैं, क्रिटिसिज्म आता है कि लोगों को क्लेम नहीं मिलता है, टीथिंग ट्रबल है। आने वाले समय में जब ड्रोन से सर्वे होने लगेगा तब मालूम हो जाएगा कि कहाँ बाढ़ आया था, कहाँ सूखा पड़ा था, और क्लेम उस तरह से दिया जा सकता है। अगर ये प्ले हो तो आप प्ले कर सकते हैं प्लीज। राठौर जी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा शायद इस वीडियो को भी, नहीं तो फिर मैं लिंक भेज दूंगा। राजेश जी सारा लिंक आपको भेज देंगे FPRD के ग्रुप में। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है और पब्लिक डोमेन से है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई क्रिएट किया है। आवाज मुझे नहीं आ रही है। आवाज आई नहीं है, इसमें मैं बस वीडियो दिखा देता हूँ खाली। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं नरेट कर दूं, यहाँ दो सज्जन के बीच में BMW कार वाले हैं, आपस में वो पीछे वाले ने आगे वाले को टोक दिया है। सामने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने एक नए एज के इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा लिया है। पीछे वाले जो भाई साहब जो बात कर रहे हैं अभी, ये पुराने ट्रेडिशन वाले हैं। सामने वाले को जैसे ही गाड़ी में धक्का लगता है, उनके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि सर हमने ऑब्जर्व किया कि आपके गाड़ी में जर्क लगा है, क्या आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है? वो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है क्या आपको चोट लगी है? तो बोलते हैं नहीं मैं इंजर्ड नहीं हुआ हूँ। तो बोलते हैं ठीक है सर आप प्लीज वेट कीजिए, हम अपना ड्रोन भेज रहे हैं आपके असेसमेंट करने के लिए। पीछे आपने देखा होगा एक ड्रोन आया था, ड्रोन ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से सर्वे किया और इमेज इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया। इंश्योरेंस कंपनी वो इमेज भाई साहब को भेज दिया, या देखिए तो क्या आपकी गाड़ी में यही डैमेज हुआ है? इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यही डैमेज हुआ है, इतना मेरा डैमेज हुआ है। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है हम इसका असेसमेंट करते हैं, हम आपके लिए दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की चाबी उसी गाड़ी में छोड़ दीजिए, हम टोइंग करा के गाड़ी को मंगा लेंगे और आप अपने काम पे जाइए। दूसरी गाड़ी आती है, वो भाई साहब बैठ के चले जाते हैं और पीछे वाले भाई साहब अभी भी अपने कस्टमर केयर के नंबर को घुमा रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब ये जो चीजें हैं, फिर बैक टू स्क्वायर सेम पेज, एक पीछे प्लीज रख लीजिए पिछली स्लाइड पे। तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एग्जांपल मैंने आपको दिया वो ट्रैफिक वाले चलान में AI। अभी जो आपने वीडियो देखा जिसको कि मैंने नरेट किया कि ड्रोन आया, फोटो लिया, इमेज लिया, मशीन को भेजा, वहां पीछे के जो भी हिस्टोरिक डाटा उनके पास थे उससे उन्होंने कंपेयर किया और डिसीजन ले लिया कि इस आदमी को इतना क्लेम दिया जा सकता है। इंडिया में ये हो रहा है। ऐसे लोम्बार्ड और बजाज एलियांज, इवन इफ्को टोके, जहां तक मेरी जानकारी है ये देते हैं। पॉपुलर नहीं हो पाया है कि चूंकि अभी तक हम लोग शायद ये समझते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो ऑफर देगी शायद वो कम होता होगा, जो भी कारण है पॉसिबल है। IoT वियरेबल, IoT के एग्जांपल मैंने दिया उस स्पीडोमीटर में ही। वियरेबल टेक्नोलॉजी, फिटबिट, कितने हम लोग आजकल वॉचेज पहन रहे हैं। मेरे घर में मेरी 2 बेटी आजकल वॉचेज पहन रही है। हर समय डाटा जनरेट हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको वो सजग रखता है कि आप जरा टहलिए, कैलोरी बर्न कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में वो जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां यूज करके
आपको इंसेंटिवाइज कर सकती है या आपको पेनल्टी भी लगा सकती है। पेनल्टी का तो मैंने नहीं सुना है, इंसेंटिव लोगों को मिला है। मैं जानता हूं 2-4 लोगों को जिनको अगले साल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 10% का रिबेट दिया गया, क्योंकि वो जिम जाते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, 10,000 गज यानी स्टेप हर रोज चलते हैं। ये चीजें आ गई हैं। ड्रोन सैटेलाइट वगैरह मैंने आपको बताया सर्वे और क्लेम में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस है इसका ये वैल्यू चेन है। हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। आपने सुना होगा आजकल कार इंश्योरेंस में खास करके पे एज यू ड्राइव चल रहा है, इंडिया में बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, कम लोग ले रहे हैं। जैसे आपके ड्राइविंग बिहेवियर के बेसिस पे आपकी प्राइसिंग तय होगी। पे एज यू ड्राइव। मेरी गाड़ी का जो है साल भर में मुश्किल से 5,000 किलोमीटर चलती है, मुश्किल से, और किसी की गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलती है। लेकिन अगर गाड़ी का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मॉडल एक है, हम दोनों आदमी एक ही प्रीमियम देते हैं। जमाना बदल गया है, अब हम उतना ही प्रीमियम देंगे प्रोपोर्शनेटली जितनी हमारी गाड़ी चलती है, क्योंकि मेरा रिस्क एक्सपोजर भी प्रोपोर्शनेटली कम है। ये प्रोडक्ट डेवलप, मार्केटिंग में आप लोग खुद यूज करते हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग यूज करते हो। यस, न्यू बिजनेस अंडरराइटिंग एग्जांपल मैंने दे दिया कि अगर गूगल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चालू कर दे तो आपसे एक क्वेश्चन भी वो नहीं पूछेगा, आपको स्ट्रेट वे आपका प्रपोजल भर के देगा और आपसे कहेगा कि आप इस पे डॉटेड लाइन पे साइन कीजिए या अपना बताइए कि कहां हमने गलत आपको बताया। प्रीमियम वही तय करेगा। रिस्क मैनेजमेंट में वियरेबल टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव कैमरा, सेंसर, इन सब चीजों को लगा करके अमेरिका में लेमोनेड नाइट कंपनी जो है वो करती है। मतलब आपके घर में अगर हीट जनरेट होने लगा है तो सेंसर बता देगा कि इस घर में खतरा आ रहा है। मे भी आपके सोसाइटी के लोग आकर के आपके घर को खोल करके जो चीजें गड़बड़ होने की संभावना है उसको रोक ले। वियरेबल टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का है कि हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स को रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसिंग हम देख रहे हैं। अभी मैं नेपाल गया था 4 दिन के ट्रिप के लिए, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ICICI लोम्बार्ड से लिया था। विद इन 5 मिनट मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू आ गया पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि चीजें बिल्कुल स्मूथ है, वहां दिक्कत भी है, कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, लेकिन चीजें होने लगी हैं। आज के डेट में LIC ने प्रोविजन बना के रखा है कि आप चाहें तो लॉग इन करके अपना फंड मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर आप खुद कर सकते हैं। क्लेम मैनेजमेंट में, हेल्थ इंश्योरेंस में कम से कम वो जो पेपर का मूवमेंट था बिल्कुल बंद हो जाएगा, हो गया है। हॉस्पिटल सारा डिस्चार्ज समरी और रिकॉर्ड डिजिटली TPO को भेज रहा है और TPA आपके क्लेम को सेटल कर रहा है। हो सकता है आज 6 घंटा लगता हो, कल ये 2 घंटा लगेगा, कल ये 10 मिनट लगेगा। चीजें हो रही हैं। फाइनेंस अकाउंट में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हम लोग जब री इंश्योरेंस में काम करते थे तो एक बड़ा सा एक्सेल शीट बना के हर महीने भेजते थे, बॉर्डरो बोलते थे उसको। आज वो बॉर्डरो का कंसेप्ट खत्म हो गया है। ऑटोमेटिक एवरी पॉलिसी जब री इंश्योरेंस के साथ री इंश्योर होती है उसी वक्त प्रीमियम का डाइवर्सिफिकेशन, प्रीमियम का बाइफिकेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। चलिए कार एक्सीडेंट का है वही कि अपना सर्वे करके खुद आप कोटेशन लेकर के आप, ये सारा मैं लिंक भेज दूंगा राजेश जी को या अतुल जी को। हाँ, तो क्या क्या नई चीजें आ रही हैं आने वाले समय में। एक बहुत ही बड़ा ये वर्ड है एम्बेडेड इंश्योरेंस। एम्बेडेड इंश्योरेंस का सिंपल मतलब होता है कि जब मैं अपना मोबाइल खरीद रहा हूँ 25,000 रुपए का, उसी वक्त उसी आउटलेट से मेरे मोबाइल का इंश्योरेंस 50 रुपया या 100 रुपया में हो जाएगा। जब हम गाड़ी तो चलिए अलग है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी जब हम एक टीवी खरीद के घर में ला रहे हैं, टीवी का इंश्योरेंस छोटे से प्रीमियम में हो जाएगा। हम जब एयरटेल वोडाफोन ने शुरू किया था कि अगर आप मिनिमम रिचार्ज कराते हैं तो 50,000 या 1 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। तो अगर हम कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं, उसी के साथ उसी वक्त उस पार्टिकुलर आइटम का इंश्योरेंस होना एम्बेडेड इंश्योरेंस कहा जाता है। कम से कम इंडिया में 4-5 कंपनियां हैं जो सर्विसिंग दे रही हैं। अब मैं नाम भूल रहा हूँ, ये नोएडा की कंपनी जिसके साथ हमारे बच्चे भी समर इंटर्नशिप भी करने गए हैं। इंस्टेंट इंश्योरेंस क्यों लूं मैं कार का इंश्योरेंस हमेशा के लिए? मैं अपनी गाड़ी को जब अपने गैराज से बाहर निकालूंगा उस वक्त मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहूंगा कि मेरा इंश्योरेंस चालू करो। 2 घंटा में मैं शहर से घूम के आऊंगा, गैराज में अपनी गाड़ी रखूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोलूंगा कि मेरा इंश्योरेंस कवर बंद कर दो, बात खत्म। इंस्टेंट इंश्योरेंस।
जब मुझे चाहिए मैं ऑन करूंगा, जब मुझे चाहिए मैं ऑन ऑफ कर दूंगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, हो गई है। पीपल टू पीपल इंश्योरेंस, अब ये बात इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उल्टा है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम 20% कमीशन इंटरमीडिएट को क्यों दें, क्यों ना हम लाइक माइंडेड पीपल एफपीआरटी जिसके कि मे भी 200 मेंबर हैं, क्यों ना हम अपना ग्रुप का एक अपना खुद ही इंश्योरेंस स्कीम चालू कर लें और हम एक दूसरे को हेल्प करें। फेयर है ना, चीजें हो रही हैं। लोमिनेट नाम की जो कंपनी है अमेरिका की, जो कि एक पोस्टर बॉय है इंश्योरटेक कंपनी का, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। लो ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे ही हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन घट जाता है। यही ट्रेवल इंश्योरेंस की पॉलिसी मुझे बाई पोस्ट आती तो 25 रुपया 30 रुपया पता नहीं 100 रुपया भी खर्चा होता, इंस्टेंटली विद इन मिनट व्हाट्सएप पे आ गई, बात खत्म। मुझे तो प्रूफ ही चाहिए था ना। तो कॉस्ट ऑफ लो ऑपरेशन कॉस्ट होने से माइक्रो इंश्योरेंस जैसी चीजें संभव है। आईआरडीए ने 2 बार कोशिश की कि इंडिया में माइक्रो इंश्योरेंस हो जाए, नहीं हो रहा है, कारण कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। वो हो सकती है। हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें बदली हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारा संभव है कि आप एक नया मार्केट अपने लिए खोल पाए, निश मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें संभव हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे डिस्पोजल पे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राजेश जी। मेरे ख्याल से खत्म ही होगा, ये भी मैं वीडियो भेज दूंगा। इसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं कि आप जब चाहें तुरंत, जैसे इसमें एक फोटोग्राफ है कि 2 कपल ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, उस वक्त वो अपना ट्रैकिंग के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी ले रहे हैं। इसमें एक वीडियो है कि आप घर में आए हैं, नया घर आया है, आपने घर को सजा दिया है, अब आप अपने घर का पूरा वीडियो का एक कैमरा से आप वीडियो की रिकॉर्डिंग बना रहे हो और उसमें आप दिखा रहे हो कि मेरे घर में क्या क्या सामान है, और उस वीडियो को जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके सारे सामान का लिस्ट बना दे रहा है और आपके होम इंश्योरेंस कंटेंट इंश्योरेंस कर दे रहा है। इस तरह के बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। अब आप इसको बंद कर दीजिए क्योंकि समय की कमी है, मे भी 5 मिनट मैक्सिमम होगा, मैं क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ। एंड सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच है, पिछली बार ये बिल्कुल काम किया था, मेरे अपने जो बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, पता नहीं आज क्यों नहीं किया। मैं भी शायद मैं उतना इक्विप नहीं हूँ टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के। सो इफ एट ऑल एनी क्वेश्चन आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन। आज थोड़ा रस करना पड़ गया। यस सर एक क्वेश्चन मेरा है। राजेश, राघव ने हाथ उठाया है, राघव को अलाउ कर दो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी एजेंसी मॉडल के लिए कितनी हानिकारक है? देखिए सीधी सी बात है, जब कंप्यूटर आने लगा था तो यूनियन ने विरोध किया था, एलआईसी के यूनियन लोग स्ट्राइक पे गए थे एज ए क्लास 1 ऑफिसर। हमने भी कितने दिनों की अपनी सैलरी गंवाई, यही था कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। आप हकीकत देख लो, कंप्यूटर आने के बाद एलआईसी का ग्रोथ कितना हुआ है और एजेंसी फोर्स की संख्या घटी नहीं है बल्कि बढ़ गई है। रेलवे में कंप्यूटर आया था तो यही हंगामा हुआ था कि सारे टिकटिंग वाले जो स्टाफ है उनकी नौकरी चली जाएगी। आप देख लो कि उनकी नंबर घटी नहीं है, बढ़ी है। टेक्नोलॉजी के साथ केवल अंतर ये है, वो पीछे छूट जाएंगे जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे। समय के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम डरते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो चीजें हमारे लिए फायदेमंद होती है। हकीकत है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे। अगर आप इन ट्यून है, हकीकत है कि आज के डेट में भी इंश्योरेंस कंपनियों के पास मोड बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है राघव कि अभी कम से कम 10-15 साल जिस तरह का इंश्योरेंस का कम पेनिट्रेशन हमारे देश में है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी कंपनी एजेंसी फोर्स के बिना काम नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना। अभी तो आप समझो ना, ये जितना हमने लेक्चर दिया 1 घंटे का, इन सब का कंट्रीब्यूशन अभी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 से 2.5% है, दैट्स ऑल। अभी भी बल्क प्रीमियम, अब चाहे आप देखिए इंटरमीडिएट की बात करो, अब एजेंसी का रूप बदल सकता है, लेकिन बैंक में भी जाओगे तो वहां कोई ना कोई बेचने वाला रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो इंटरमीडिएट ही होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। तत्काल मुझे कोई खतरा 10-15 साल तक तो नहीं है। थैंक यू सर। सुरेश सर ने हाथ उठाया है। सुरेश सर आप म्यूट पे हैं। सर नमस्कार। आपने इतना अच्छा हमारे को बताया टेक्नोलॉजी का जो आने वाला समय है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी एज एडवाइजर? हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि हम उसके साथ चल सके? जहां तक मुझे मालूम है और लोगों ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया, पता ना आप में से कितने लोगों ने LIC का जो नया एजेंसी पोर्टल आया है, आनंद नाम है उसका, कितने लोगों ने यूज किया है पर्सनली? जरा हाथ उठा दें प्लीज। अगर आप नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना कि जो एज पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। अगर मैं ये क्लास लेना नहीं सीखता तो मेरी नौकरी बिमटेक में भी खतरे में थी। और ये सीखने में हम लोग को 2-3 महीना लगा। जब डंडा माथा पर पड़ा, जब कोरोना आया तो सबने सीख लिया। जो लोग टेक्नोलॉजी को बकवास कहते थे वो भी मानने लगे कि हाँ टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया नहीं है। सर समय के साथ रहना पड़ेगा। एज से मैटर नहीं है, चाहे वो 25 साल का भी करता हो या 65 साल या 85 साल का भी करता हो। रिलेशनशिप जो है उसके मायने बदल जाएंगे। पहले हम लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बेसिस पे बीमा करते थे। जो लॉयल्टी या जो रेस्पेक्ट राघव का मेरे प्रति है, आज 10 साल बाद जो नया लड़का है, मैं देख रहा हूं कि कितना चीजें बदल गई हैं। कहा जाता है कि 7 साल में जनरेशन बदल जाता है। तो सर जनरेशन के साथ रहना सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो आप ये ना समझे कि आप थोड़े ज्यादा उम्र वाले हैं तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, आपको भी सीखना तो पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है सर। और राजेश और समय नहीं है क्वेश्चन लेने का, तो अभी इसको कार्यक्रम को यहीं विराम